सबको मेरा बिल्कुल प्रणाम। साथियों, हम लोग अभी को देखते आ रहे हैं। मैं आज ना आपके सामने में इसी सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपके सामने में आया हूँ। हम लोगों ने अभी तक 1 से 26 पैराग्राफ का अध्ययन किया और हर एक पैराग्राफ की बारीकियों को देखने का प्रयास किया। और इस 1 से 26 पैराग्राफ के अंदर में क्रॉनिक डिजीज के विकास की यात्रा, यानी कि कैसे क्रॉनिक डिजीज को समझने के लिए डॉक्टर हेनिमैन के मन में क्रॉनिक डिजीज की जो धारणा बनी, उस धारणा को के विकास की यात्रा को हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, जो डॉक्टर हेनिमैन ने क्रॉनिक डिजीज का थ्योरी जो स्थापित किया, उसके विकास की यात्रा को हम लोगों ने देखा। आइए आज हम लोग संक्षेप में इस सारे 1 से 26 पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसका समरी देखते हैं, इसका संक्षिप्त रूप देखते हैं, जिससे कि हम लोग को पुनः सभी पैराग्राफ को एक साथ देखने का अवसर मिले। पहला पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि क्रॉनिक ये एक्यूट डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, का इलाज करने के लिए होम्योपैथी अन्य सभी चिकित्सा पद्धति से सर्वोपरि है, क्योंकि एक्यूट डिजीज के अंदर में कोई भी बेसिक बैकग्राउंड नहीं होता है। वह इमर्ज होते हैं सडन लैटेंट डिस्पोजिशन के कारण होता है। और यह दूसरी पैराग्राफ में वो कहते हैं ये वेंडल डिजीज यानी कि क्रॉनिक डिजीज, जो डीप रूटेड डिजीज है, वो भी ठीक हो जाते हैं जड़ से, है ना, कम से कम कष्टों के साथ मिनिमम कष्ट होते हैं। एक्यूट डिजीज में कष्ट उतना ज्यादा नहीं होता, उससे भी कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा कष्ट जो है तो क्रॉनिक डिजीज में होते हैं। और उसके साइड इफेक्ट्स हल्का फुल्का होता है या नहीं के बराबर होता है। इंटरनल फंडामेंटल डिजीज इंटरनली बाय द स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी, है ना, होम्योपैथिक रेमेडी के द्वारा ठीक हो जाता है, हो जा सकता है। बट देयर आर कुछ क्रॉनिक डिजीज ऐसे भी होते हैं जो संसार में जो कि ठीक नहीं होते, है ना। उन्होंने यहाँ पर कहा कि क्रॉनिक डिजीज, कुछ क्रॉनिक डिजीज जो है तो बिना बाधा के ठीक हो जाते हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में, और एक क्रॉनिक डिजीज होता है जो कि तो ठीक नहीं होते। फिर उन्होंने आगे चल करके पैराग्राफ 3 में कहते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट of different disease by using mixture of various violently acting unknown medicines in large doses along with the various other methods causing aggravations of the disease or continuation of the disease. वाइटल प्रिंसिपल का और भी कमजोर करता चला जाएगा और एक क्रोनिक वाइटल प्रिंसिपल को कष्ट देता चला जाएगा। और इसमें या इसके साथ में अन्य रोग भी पैदा होते चले जाते हैं। उन्होंने कहा अननोन एलोपैथिक दवा का मतलब उन्होंने कहा अननोन मेडिसिन, अननोन मेडिसिन मिक्सचर अननोन मेडिसिन। कहते हैं कि जब आप सिंगल मेडिसिन को प्रूव करके निकालते हैं तो उसकी जानकारी होती है कि उसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन जब सिंगल मेडिसिन को कई एक मेडिसिन के साथ में मिक्स कर देते हैं तो उसका परिणाम आपको नहीं होता है, उसका जो रिजल्टेंट परिणाम होता है उसका ज्ञान हम लोगों को नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारे जो कंडीशन देखे गए हैं उसमें रोग बढ़ता चला जाता है, हमेशा उसके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वाइटल प्रिंसिपल भी उसका कमजोर होता जाएगा, यानी कि रोग सहन की शक्ति ठीक करने की अपनी जो इंटरनल शक्ति है वो भी हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, और इसके साथ में अन्य रोग भी पैदा होते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एलोपैथिक डिजीज जो एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा जो दवा किया जा रहा है उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड मैंने सिंपल क्रॉनिक डिजीज से कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज में यह परिवर्तन हो जाता है। और फिर चौथे पैराग्राफ में वो कहते हैं होम्योपैथी के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉनिक डिजीज को ठीक किया है।
जो कि जो कि एलोपैथी के द्वारा स्पॉइल्ड केसेस नहीं था, यानी कि जो डायरेक्ट उनके रोग होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास में आए तो उनका इलाज सरलता पूर्वक हो गया, आसानी से हो गया। लेकिन जो कॉम्प्लिकेट होकर के एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा स्पॉइल्ड हो गया, तो उसके माध्यम से जो रोगी आए उसके कंडीशन में दिक्कत हुई और होता रहता है। पांचवें पैराग्राफ में कहते हैं क्रॉनिक डिजीज को सबसे कम समय में ठीक किया होम्योपैथिक मेडिसिन को, होम्योपैथिक दवा की कम मात्रा से किया जा सकता है ना। और इससे परसेप्टेबल सिम्टम्स जितने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं विदाउट लॉस ऑफ द फ्लूइड ऑफ द वाइटल स्टेट, यानी कि बिना वाइटल प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाए हुए, जीवनी शक्ति को नुकसान पहुंचाए हुए रोग जो है तो ठीक हो जाता है। और ये एलोपैथिक पद्धति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर छठे पैराग्राफ में कहते हैं इफ द डिजीज इज नॉट टू लास्टिंग and not mismanaged by the allopathic medicine, allopathy, the cure is by homeopathy inconsiderable. अगर रोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, यानी कि मिसमैनेज नहीं हुआ, तो होम्योपैथी के द्वारा एक सीमा के अंदर में, सीमा के समय सीमा के अंदर में, निर्धारित सीमा के अंदर में ठीक हो जाता है और पेशेंट जो है तो अपने आप को अच्छा महसूस करने लग सकता है और उसके कंडीशन जो है तो इम्प्रूव कर जाते हैं और बहुत ही आराम से हो जाता है। कहते हैं कि ऐसे रोग में शायद ये बात भी जोड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि सोडा जो है तो यहाँ पर पूरे तरह से शायद डेवलप नहीं था, इसीलिए ये ठीक हो गया, है ना। सोडा लैटेंट स्टेज में था या लैटेंट जर्मिनेटिंग स्टेज में था या विकास के इवोल्यूशन स्टेज में था, इसीलिए जल्दी से ठीक हो गया और जल्दी से ठीक हो जाता है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे कैसे ठीक कर सकता है, कितने समय में ठीक कर सकता है, इस बात का जिक्र छठे पैराग्राफ में उन्होंने किया। फिर सातवें पैराग्राफ में कहते हैं कि एक्साइटिंग फैक्टर्स, है ना, एक्साइटिंग फैक्टर्स में कॉज रीअपियरेंस ऑफ द रीअपियरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजीज। कभी कभी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें देखते हैं कि एक्साइटिंग फैक्टर का मतलब कि जो रोग को बढ़ा देता है, बढ़ाने का लगता है, जैसे कि खान पान हो गया, मौसम का बदलाव हो गया, मानसिक हो गया या शारीरिक हो गया, तो ये जो रोग को ठीक कर देता है। लेकिन ये फिर अब उभर करके चला आता है, जो पहले ठीक हो गया था वह फिर डायट्री एक्साइटिंग कॉज के कारण उभर जाता है ना। इसे इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब थोड़ा का फाउंडेशन हो चुका है, फुली डेवलप हो चुका है, जब तक फुली डेवलप नहीं था तो वह हम लोगों ने उसको ठीक कर दिया, लेकिन जब वह फुली डेवलप हो गया और बिना लक्षण के, बिना माइग्मा को ध्यान में रख करके हम लोगों ने रोग को देखा, वहां पर रिलैप्स की टेंडेंसी बनी रहती है। यानी कि रोग जो हम लोग कहते हैं परमानेंट हीलिंग उसमें होता है, आसानी से हो जा सकता है, जहाँ की अनकम्प्लिकेटेड रोग होगा जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गया वहां पर आपको बिना आपको ठीक किए हुए देखा गया है कि वह जल्दी ठीक नहीं होता है। दवा बार बार आप ठीक करते हैं और लेकिन ये दवा अगर इफेक्टिव तब हो सकता है जबकि कुछ नया लक्षण को आप जोड़ करके, जो कि उसके रूट कॉज को पकड़ता हो, यानी कि मैग्नेटिक बैकग्राउंड को पकड़ करके देखता चलता है, के आधार पर किया जा सकता है, तो उसे देखा गया है ये रोग ठीक हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं आठवें पैराग्राफ में फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ माइट ऑकेजनली कॉज ए टेम्पोररी रिलीफ ऑफ द डिजीज कंप्लेंट्स। कुछ पीरियड्स के लिए कभी कभी जीवन में कुछ पॉजिटिव होते हैं, अगर जैसे लाइफ स्टाइल को आप ठीक कर लिए, जैसे अपने वातावरण को ठीक कर लिए, अपने जीवन से आधार को ठीक कर लिए, तो वहाँ पर
रोग जो है तो बहुत समय तक ठीक रहता है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज अगर प्रोग्रेस होता रहा, भीतर ही भीतर होता रहा, तो वह धीरे धीरे रोग बढ़ता ही जाता है, अंदर अंदर से बढ़ता ही जाता है, और समय के साथ में वह और भी वर्ष होता चला जाता है। कहते हैं 9वें पैराग्राफ में कहते हैं एग्जैक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है तो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि ऐसे सीवियर क्रॉनिक डिजीज में ऐसा क्यों होता है ना। और आउटकम ऑफ सच ट्रीटमेंट इन द बिगिनिंग वाज प्रॉमिसिंग, द कंटिन्यूएशन लेस फेवरेबल एंड आउटकम होपलेस। शुरू में तो लगा कि बड़ा तेजी से ठीक हो रहा है, फिर बाद में लगता है कि धीरे धीरे वह हतोत्साहित होने लगता है, और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है फिर से हम लोग पुराने स्थिति में चले आते हैं। तो कहते हैं कि ये अभी तक का जो अध्ययन हमने किया होम्योपैथी में, मैंने देखा, वहां पर मैंने पाया कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जहाँ की हम लोग इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर चला आता है, तो इसे ये प्रॉब्लम हम लोगों को। अब 10वें पैराग्राफ में वो प्रश्न करते हैं ये रिपीटेड फेलियर्स का होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या कारण हो सकता है। बार बार जो नुकसान हो रहा है इसके कारण, रिपीटेड फेलियर्स हो रहा है, इसके कारण हमें क्या क्या कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर सवाल दिमाग आता है। डॉक्टर हेनिमैन 10वें पैराग्राफ में आकर के अपने आप से प्रश्न करते हैं, अपने साथियों के साथ प्रश्न करते हैं, क्योंकि यही रिसर्च का पॉइंट बनता है जहाँ की क्रॉनिक डिजीज के कारणों को खोज किया जा सकता है। और कहते हैं कि जब इसके जैसे कहते हैं ना कि हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो डॉक्टर हेनिमैन रिसर्च मेथडोलॉजी के इस पे रिसर्च के दौरान में उन्होंने रिसर्च मेथड हाइपोथेसिस बनाया कि शायद शायद दवा की मात्रा बहुत कम रही हो, पोटेंसी बहुत कम रहा हो, है ना। देखिए एक पॉजिटिव फैक्टर्स बनाया कि दवा का नंबर डोजेज हमने बहुत कम दिया, दूसरा बनाया कि पोटेंसी बहुत कम हो गया, और या हमारा दवा का संख्या ही कम है ना। दवा का 3 हाइपोथेसिस बनाया, फेलियर्स के 3 कारण उन्होंने निर्धारित किया। या तो ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि अनुमान है कि शायद दवा का जो डोजेज है हमने कम दिया, पोटेंसी हमने कम दिया, या हमारे पास में पर्याप्त दवा नहीं है ना, या जो सीमित ज्ञान है उतने में, उतने ही के आधार पर उसका जो रोग है उसके बाहर का है, इसका इस बात को उन्होंने कहा। लेकिन डॉक्टर हेनिमैन को लगा कि ये सब कारण नहीं हो सकता है, इसे ये कभी भी इसे संतुष्ट नहीं होती डॉक्टर हेनिमैन ने हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी कोई कारण, क्योंकि देखा गया कि दवा डोजेज को भी ठीक करने में हो जाता है, और दवा का एडिशन भी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अगर मिला तो वहाँ पर भी ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को इस बात को उन्होंने नकारा कि ऐसा ये जो है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में हेनिमैन साहब के समय में भी कुछ नई दवाइयाँ का एडिशन हो रहा था और प्रूविंग हो रहा था, आ रहा था, माने निरंतर नए मेडिसिन के एडिशन का सिलसिला रुका नहीं था, वह चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि नए मेडिसिन भी तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी तो हमें फेलियर्स हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दवा का संख्या कम है ना। हमको जो जिसमें हमारे पास में है उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ और अलग बात है। तो फिर 11 में कहते हैं ये वाइटल प्रिंसिपल जो होता है, क्यों सवाल करते हैं कि क्यों होम्योपैथिक दवा के बेस्ट एप्लीकेशंस के बावजूद क्रॉनिक डिजीज को वाइटल प्रिंसिपल ठीक नहीं कर पाता है। तो 11 में इन्होंने पुनः इस सवाल को दोहराया और कहा कि सीवियर एक्टिव डिजीज में जितना सही ढंग से वो क्योर हो जाता है, वैसा ही प्रभाव हम लोगों को क्रॉनिक डिजीज में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता। 12वें में आंसर देते हैं कि इट इज सो नेचुरल टू
led to discover the theory of the discovery of the nature of the chronic disease. 11 में 12 में आकर कहते हैं, 12 में कहा कि मुझे यहीं पर लगा कि नेचर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज का अध्ययन करना जरूरी है, उसको जानने का प्रयास, रिसर्च को उस पर ज्ञान हासिल करने का काम हमें करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि 13 में कहते हैं कि मेडिसिन नोन टू होम्योपैथी, जो जाना हुआ है उसके प्रूविंग हो चुके हैं, वो प्रूव मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है ना, वो प्रूव मेडिसिन भी नहीं काम किया लॉ क्योर के मुताबिक। तो इसे लगा कि कुछ नए ट्रू नेचर ऑफ द थाउजेंड क्रॉनिक डिजीज जो है, हजारों हजार क्रॉनिक डिजीज है, उसके ट्रू नेचर को अभी तक हमने नहीं समझ पाया, उसे हमारा ज्ञान वहां पर पूरा नहीं हो पाया। और यह हमारा फेथफुल ऑब्जर्वेशन, इसमें और भी ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, की आवश्यकता है, और मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है। ट्रू नेचर को समझने के लिए हमें और भी विस्तार में रोगी को देखने की आवश्यकता है। अभी तक जो हम केस टेकिंग करते रहे, अभी तक जो हम केस टेकिंग कर रहे हैं, उतना केस टेकिंग सफिशिएंट नहीं है, उसके भीतर और हमें रोगी के अंदर में झांकने का जरूरत है, उसके अंदर देखने का जरूरत है, जिससे कि हम लोग ये कर सकते हैं। फिर 14 में आकर के कहते हैं फुली प्रूव्ड मेडिसिन जो आंख के सामने में ठीक होता दिखलाई पड़ता है ना, आंख के सामने में जो ठीक होता दिखलाई पड़ता है इज नॉट ए कंप्लीट। कहते हैं कि जो सामने में दिखलाई पड़ रहा है लक्षण गायब हो गया लेकिन आधा, और इसके आधार पर लोगों ने हनीमैन को कहा कि आप तो खाली लक्षण को गायब कर देते हो लेकिन रोग तो फिर से गायब नहीं हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि पैथोलॉजी तो चेंज नहीं हुआ लेकिन आपके लक्षण पेशेंट को कष्ट नहीं हो रहा है, यानी कि पैथोलॉजी रहेगा तो रोग बनता ही रहेगा। इसका ताकि तो पैथोलॉजी का आधार क्या है, वो क्यों वहां पर बैठा हुआ है, कौन उसको रोक करके रखे हुए है ना, कोई ना कोई तो कारण होगा ना रोक करके रखने वाला। यह इन्होंने कहा 14 पैराग्राफ में तो कहा कि कुछ जो क्लू है वह है कि हम कुछ ना कुछ तो डीप सीटेड ओरिजिनल डिजीज वहां पर है, उसका आधार कहीं पर और है, उसको रोकने वाला, शरीर में बनाए रखने वाला कोई और है, कहीं और है। इस बात का डॉक्टर हनीमैन को दिमाग में आया। फिर 15 पैराग्राफ में कहते हैं नए लक्षण जो समय समय पर आते हैं शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल डिफाइंड सेपरेटली। कहते हैं कि जब इलाज करते होते हैं तो उसमें नए लक्षण जो आते हैं तो लोग कहते हैं कि तो नया रोग आ गया, कहा कि नहीं, उसी रोग का दूसरे रूप में प्रदर्शन है, दूसरे रूप में प्रदर्शन है। तो कहा कि ये हम लोगों को होल एक्सटेंट, सबसे पहले तो हमें होल एक्सटेंट मतलब कि उसका कितना विस्तार हो सकता है, कितना दूर तक हम लोग उसमें झांक करके देख सकते हैं, कितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं, इसको देखने का जरूरत होता है, जिससे कि कंप्लीट पिक्चर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज को हमें मिले। कंप्लीट पिक्चर की बात करते हैं, है ना, कंप्लीट पिक्चर मिल जाए तो इससे हमारा आधार मिलेगा। तो कहते फिर आगे करके 16 में कहते हैं अब इसी ओरिजिनल डिजीज लुक फॉर मस्ट ऑल्सो ऑफ ए माइमेटिक क्रॉनिक नेचर। अब कहते हैं कि क्या हमने उसके माइमेटिक फैक्टर्स को देखा। 16 में कहते हैं क्या हमने मैग्नेटिक फैक्टर्स को देखा। मैग्नेटिक फैक्टर्स वर्ड को यूज करना उनके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि माइग्मा उस समय में रोग के कारण को, जैसे पॉल्यूटिंग एजेंट, पॉल्यूशंस को कहते थे, जो पहले उस शब्द का यूज हुआ करता था, जो हिपोक्रेट्स के समय से ही चला आया था। इसलिए तो कहा कि मैग्नेटिक क्रॉनिक नेचर डिजीज है, क्या हुआ, ठीक हो गया, है ना, क्या कारण को हमने हटा दिया। अब यहाँ पर कारण की बात आती है। अभी तक डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि लक्षण की बात, लक्षण के आधार पर हम दे रहे थे दवा, लेकिन क्या हमने हमारे लक्षण के साथ में कारण को जोड़ा, कारण को हमने देखा, कारण को मैंने हटाया, और या अगर क्या हमारा दवा जो है तो कारण को हटाने के लिए सक्षम हो गया था। अगर सक्षम हो गया होता तो वह
पुनः फिर से आपको पुनः आपको फिर से रोग नहीं होता। लेकिन आ रहा है, इसका मतलब कि कारण को हम लोगों ने टच नहीं किया, है ना, कारण को हम लोगों ने टच नहीं किया। और ये जो है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कारण को भी हम लोगों को एसोसिएट करके, जोड़ करके हम लोग रोग के साथ में देखना चाहिए। अब यहीं पर डॉक्टर हेनिमैन 17 पैराग्राफ में कहते हैं, इस ऑब्जर्वेशंस के बाद में हम ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, है ना, आप ऑर्गेनन में भी पढ़ते हैं ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, पैराग्राफ 4 में आपको दिखाई पड़ता है ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। तो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर का संज्ञान उन्होंने कहा। अब ऑब्स्टेकल्स टू क्योर तो को उन्होंने 2 लेवल पर हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनन में कहा गया 2 लेवल पर कहा गया। एक जो है कि एक्साइटिंग फैक्टर्स और एक होता है बेसिक फैक्टर, परमानेंट फैक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि भीतर का इंटरनल मेंटेनिंग फैक्टर्स, है ना, मेंटेनिंग फैक्टर्स एंड एक्साइटिंग फैक्टर्स, रोग को बनाए हुए, है ना, एक रोग को बनाए हुए। तो जो रोग को बनाया हुआ वो भी ऑब्स्टेकल है और एक्साइटिंग फैक्टर्स है वो भी ऑब्स्टेकल है। लेकिन अगर रोग के मेंटेनिंग फैक्टर्स को अगर आप लोगे तो हमारा रोग ठीक हो जा सकता है। ऐसा उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा। ये जो है तो अब रोगियों के केस हिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद में देखा कि हजारों हजार रोगी का केस हिस्ट्री को अध्ययन करने के बाद में लगा कि हर एक रोग के अंदर में पुराने इतिहास में किसी न किसी समय में उसे खुजली हुआ करता था, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज हुआ करते थे। तो उन स्किन डिजीज को ठीक तो हो गए थे या दब गए थे, लेकिन वह क्या आधार हो सकता है, ये ज्ञान शंका डॉक्टर हेनिमैन के मन में आया और वह डॉक्टर उसको देखने का उसको उस पर ध्यान उनका आकर्षित हुआ। अब इसी 18 अप्रैल में कहते इन्यूमरेबल ऑब्जर्वेशन, असंख्य ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमने देखा कि इरप्शंस जो है सप्रेस्ड ईच जो है तो वह आपका कुछ गलत तरीके से इलाज करने के कारण वह दूसरे रूप में बदल गया। ईच जो है, खुजली जो है, तो उसका रूपांतरण हो गया, मॉडिफाइड हो गया। और मॉडिफाइड हो जाने के बाद में वह डिफरेंट फॉर्म में है। हम लोग सब भूल गए कि वही खुजली है जो कि दूसरे रूप में परिणत है ना। लोग बहुरूपिया कहते हैं ना, बहुरूपिया, तो कहते हैं रूप बदल बदल करके आ रहा है, वही सेम चीज है लेकिन वही चीज है। हाइड्रा हेडेड कहते हैं, हाइड्रा हेडेड है, उसका एक सर काटिए तो दूसरा सर के रूप में दिखलाई पड़ता है, तीसरा सर है, और इस तरह से धीरे धीरे वह कम्प्लिकेट हो जाता है। ये 18 के था। और 19 में कह करके 19 पैराग्राफ में आकर के डॉक्टर हेनिमैन कहते हैं यह हमारे पास में इफेक्टिव ट्रीटमेंट को करने के लिए, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए इंटरनल ईच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अंदर में जो ईच है, अंदर में जो मेंटेनिंग फैक्टर्स है, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे हमारा रोग को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट केयरफुल ऑब्जर्वेशन 19 में 20 में कहते हैं, और बेसिस ऑफ द मोस्ट केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंटीसोरिक मेडिसिन, जो कि थाउजेंड्स ऑफ क्रोनिक एलिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने देखा। और तो उन्होंने देखा कि 16 ही बैकग्राउंड में है ना, ये 16 ही बैकग्राउंड में है, ईच कोई ना कोई मेंटेनिंग फैक्टर। अब 16 को खाली आप खुजली मान के मत चलो, है ना। अब के समय में 16 को हम लोग खुजली नहीं, और भी बहुत सारे मेंटेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेनिमैन का प्राइमरी ज्ञान जो है, प्राइमरी नॉलेज जो हुआ उस समय में, उन्होंने कहा कि 16 जो है तो मूल आधार है, मूल मेंटेनिंग फैक्टर्स रहा, जिससे कि हम लोग का रोग बढ़ता चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा अति हम लोगों के पास में होता है। फिर 21 में आके कहते हैं द फंडामेंटल, अब इन्होंने क्लियर किया इस बात को, फंडामेंटल कैसे में कहते हैं तो थोड़ा फंडामेंटल डिजीज, है ना, फंडामेंटल सोरा ही मेन कारण है और मेन रोग है, जो कि डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट सिम्टम्स के रूप में हमारे सामने में आता रहता है। 22 में आकर के कहते हैं ऑल क्रॉनिक डिजीज ऑफ मैनकाइंड इज नॉट थॉरोली हील्ड बाय मेडिसिन, है ना। इलाज सभी जितने भी
चिकित्सा पूर्व में हुए, क्या हुआ होम्योपैथी के वो हील हो गए? नहीं, वो रूप में बदल करके, दब करके लैटेंट स्टेज में चले गए, लेकिन वह पुनः लाइफ होल लाइफ टाइम उसके जीवन में बरकरार रहा, इसलिए कभी न कभी समय पर उभरता रहता है। और आज भी हम लोग देखते हैं, आप हम लोग होम्योपैथी में भी देखते हैं कि बहुत सारे रोगी जो हम लोग ठीक कर दिए 10 साल 20 साल के बाद में पुनः वह रोगी उसी रोगी को रोग को लेकर के आता है। तो क्या हमने उस समय में ठीक कर दिया था? हमें यह सवाल तो करनी चाहिए, है ना? और अगर किया था तो वह नया रूप उभर करके फिर उसी रूप में कैसे उभर करके चला है, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। और डॉक्टर हेनिमैन को इस क्रॉनिक डिजीज को समझने के लिए उन्होंने ध्यान में दिमाग में बात किया है ना। तो फिर 24 उन्होंने यहाँ पर 23 में आकर के कहते हैं कि सभी क्रॉनिक डिजीज जो है, तो जो ठीक में हम लोग उस क्रॉनिक डिजीज को जो कि रिलैक्सिंग नेचर का हो सकता है, रिकरेंट नेचर का हो सकता है, उसके 3 फॉर्म है, सोरासिस और साइकोसिस। 24 में आकर के कहते हैं सोरा इज द फंडामेंटल, है ना। सोरा क्या है? फंडामेंटल है, और अपने डिफरेंट रूप में समय समय पर आ सकता है। और 25 में वो कहते हैं जितने भी ह्यूमन क्रॉनिक डिजीज हैं, अगर ठीक करने के लिए अगर ठीक नहीं होता है तो जीवन पर्यंत रोग के शरीर में बना रहता है। और 26 में कहते हैं कि यही आकर के फाइनली कहते हैं कि आपका जो है तो साइकोसिस ही मेन है, आधार है, जो कि मेंटेनिंग फैक्टर्स के रूप में रोग को ठीक नहीं करता। यानी कि 1 से 26 तक डॉक्टर हेनिमैन ने अपने अध्ययन के किस प्रकार उन्होंने थ्योरी को बनाया, हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, है ना। अपने रोग के इस क्रॉनिक डिजीज में जो उनका जो रिसर्च की बात चल रही थी, जो रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उसके हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन को हम लोगों के सामने में लाने का प्रयास किया है, और हम लोगों के लिए एक नया मार्गदर्शन दिया कि हम लोग क्रॉनिक डिजीज को अब आने वाले अध्याय में आने वाले पैराग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि अब ये सोरा का अब यहाँ पे उनकी खोज का परिणाम क्या हुआ, है ना। उनके खोज का परिणाम क्या हुआ, यानी कि सोरा क्या है, सोरा का इलाज हम लोग कैसे करेंगे, सोरा के लक्षण क्या होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी डॉक्टर हेनिमैन ने अपने इस क्रॉनिक डिजीज में दिया है। और मैं साथियों में आपसे निवेदन बार बार करूंगा कि आप क्रॉनिक डिजीज को अवश्य पढ़िए, क्योंकि यह पढ़ करके आपको जो हम लोग कहते हैं क्रॉनिक डिजीज ठीक करते हैं, लेकिन वास्तव में ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात का संज्ञान आपको मिलेगा, और आपको और भी रोगी में रुचि पूर्वक देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो आज के लिए हम लोग इस समरी के साथ में इस सेशन को समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर अगले सेशन से एक नए 27 पैराग्राफ से आगे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग सोरा क्या है, सिर्फ ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में हम आज का इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। आप सबको मेरा आशीर्वाद और प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।